राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा के पिछले एपिसोड में हम इसकी चौथी कहानी पुरुहूत को समाप्त कर चुके हैं, जिसके अंतिम भाग में हमने जाना कि किस तरीके से ऊपरी मद्रों और पुरुओं का निचले मद्रों और परशुओं के साथ संघर्ष चलता है। निचले मद्र और परशु ही व्यापार को भी कंट्रोल करते थे, जिससे ऊपरी मद्र और पुरु बहुत खिन्न रहते थे। वो डिसाइड करते हैं कि यदि एक साथ आकर निचले मद्रों और परशुओं के ऊपर हमला किया जाए तो बात बन सकती है। इसके लिए वे पुरोहित को एक कलेक्टिव सेना का सेनापति नियुक्त करते हैं और वही इंद्र की सबसे पहली उपाधि थी। यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी ने पुरोहित को ही सबसे पहला इंद्र बताया है। पुरोहित सबसे पहले परशुओं से बदला लेने का सोचता है और बड़ी निर्ममता से उनके जवानों, बूढ़े, बच्चों और बीमार पुरुषों को कत्ल किया जाता है। उसके बाद सारी औरतों को इकट्ठा कर वे अपने ग्राम ले जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे गांव का विस्तार होने लगता है, रहने के लिए जगह कम पड़ने लगती है, वैसे वैसे ये भारत की तरफ इनका पलायन शुरू हो जाता है। यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और इसकी 5वीं कहानी की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। पुस्तक की 5वीं कहानी है पुरुधान। इसका देश और काल जान लेते हैं। देश ऊपरी स्वात, जाति है हिंदी आर्य और काल है 2000 ईसा पूर्व। तो यहां से आर्य अनार्य का नस्लीय संघर्ष जो है वो शुरू होता है इस पुस्तक के माध्यम से। और अब आपको पढ़ने को मिलेगा कि किस तरीके से जो पेशे यानी कि प्रोफेशंस होते थे उनको किस तरह जातियों में कन्वर्ट किया जाता है। चलिए अंत तक पूरा एपिसोड सुनिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पहला भाग इसका। वह स्वास्तु का बायां तट अपने हरे भरे पर्वतों, बहते चश्मों, दूर तक फैले खेतों में लहलहाते गेहूं के पौधों के कारण अत्यंत सुंदर था। किंतु आर्यों को सबसे अधिक अभिमान था अपने पत्थर की दीवारों तथा देवदारों के पल्लों से छाई वस्तुओं, घरों का। तभी तो उन्होंने इस प्रदेश को यह विद इन ब्रैकेट सुंदर घरों वाला देश स्वात नाम दिया। बक्षु तट पार करते आर्यों ने पामीर और हिंदू कुश से दुर्गम दांडो तथा कुनार, पंजकोरा जैसी नदियों को कितनी मुश्किल से पार किया। इनकी स्मृति शायद उन्हें बहुत दिन तक रही। और क्या जाने आज जो मंगलपुर विद इन ब्रैकेट मंगलोर में इंद्र पूजा की भारी तैयारी है, वह इन्हीं दुर्गम पथों से सकुशल निकाल लाने वाले अपने इंद्र के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हो। तो यहाँ पर जिस मंगलोर का जिक्र आया है वो भारत के जो सिटी है बेंगलोर के पास वाला मैंगलोर नहीं है, ये जिक्र है काबुल के आसपास के एरिया का। आज मंगलपुर के पुरुओं ने अपने अपने सुंदर ग्रहों को देवदारों की हरी शाखाओं और रंग बिरंगी झंडियों से सजाया है। पुरुधान को एक खास तरह की लाल झंडियां लगाते हुए देख एक को हाथ में ले उसकी पड़ोसी सुमेध ने कहा, मित्र पुरु, ये तुम्हारी झंडियां बड़ी हल्की और चिकनी है। हमारे यहाँ तो ऐसे वस्त्र नहीं बनते। ये दूसरी ही तरह की भेड़ें होंगी। ये भेड़ों का ऊन नहीं है सुमेध। तो फिर ये ऐसा ऊन है जो वृक्ष पर उगता है। तो वृक्ष पर उगने वाले ऊन, वृक्ष मतलब पेड़, पेड़ों पर तो सिल्क के कीड़े जो हैं वो जाला बुनते हैं और उससे रेशम पैदा होता है। तो या तो ये रेशम की बात है या फिर कॉटन की बात है, लेकिन क्योंकि वृक्ष लिखा हुआ इसलिए मैं इसका जो है मतलब सिल्क से लेती हूं। हमारे यहाँ जैसे भेड़ों के शरीर पर ऊन उगता है, उसी तरह ये ऊन जंगल में वृक्ष पर उगता है। ऐसा ही सुना जाता है मित्र, मैंने स्वयं इस वृक्ष को नहीं देखा। सुमेध ने तकले को जांग से रगड़कर घूमने के लिए फेंके ऊन की नई ट्यूनी लगाते हुए कहा, कितने भाग्यवान होंगे वे लोग जिनके जंगल के वृक्षों में ऊन जमता है। क्या हमारे यहाँ वे वृक्ष नहीं लगाए जा सकते? तो मालूम नहीं। सर्दी गर्मी को वे वृक्ष कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, इसे हम नहीं जानते। किंतु सुमेध, मांस तो वृक्ष पर नहीं पैदा होता। जब किसी देश में ऊन वृक्ष पर पैदा होता है तो किसी में मांस भी हो सकता है, और उसका दाम ऊनी कपड़े से बहुत कम, किंतु ऊन के बराबर ये ठहरता नहीं। कहां से खरीदा? असुर लोगों के पास से। यहां से 50 कोस पर उनका देश है। वे लोग इसी का कपड़ा पहनते हैं। इतना सस्ता है
तो हम लोग भी इसे क्यों नहीं पहनेंगे? किंतु इससे जाड़ा नहीं जाता, फिर असुर कैसे पहनते हैं? उनके यहाँ सर्दी कम पड़ती है, बर्फ तो देखने को नहीं मिलती। तुम वाणिज्य के लिए पूर्व उत्तर पश्चिम न जाकर दक्षिण को ही क्यों जाते हो? उधर नफा अधिक रहता है और चीजें भी बहुत तरह की मिलती हैं, लेकिन एक बड़ी तकलीफ है, वहां बहुत गर्मी है। मधुर शीतल जल के लिए तो जी तरस जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो बर्फीले पहाड़ों से पानी आता है वो ज्यादा शीतल होता है, ज्यादा साफ भी होता है, और पठारी इलाकों से निकलने वाले पानी के स्वाद में मैं मान सकती हूँ कि फर्क होता होगा। लोग कैसे होते हैं पुरधान? लोग नाटे नाटे होते हैं, रंग तांबे जैसा, बड़े कुरूप, नाक तो मालूम होती है ही नहीं, बहुत चिपटी चिपटी, भोंडी भोंडी। और एक बहुत बुरा रिवाज है, वहां आदमी खरीदे बेचे जाते हैं। खरीदे बेचे? उन्हें दास कहते हैं। दासों और स्वामियों की सूरत शक्ल में क्या कुछ अंतर होता है? नहीं। हाँ, दास बहुत गरीब परतंत्र होते हैं, उनका तन प्राण स्वामी के हाथ में होता है। तो हो सकता है ऐसा जिक्र हो कि जो आदिवासी कबीले एक दूसरे से लड़ते थे, तो जो हारने वाला कबीला होता हो उसके स्त्री पुरुषों को ये लोग गुलामों की तरह ट्रीट करते हो, ऐसा भी हो सकता है। इंद्र हमारी रक्षा करें, ऐसे लोगों का मुंह देखने को भी न मिले। और मित्र सुमेध, अब भी तुम्हारा तकला चल रहा है, यज्ञ में नहीं चलना है? चलना क्यों नहीं है? इंद्र की कृपा से पीवर पशु और मधुर सोम मिलता है, उसी इंद्र की पूजा कौन अभागा है जो न शामिल हो? तो हम पिछली कहानी में पढ़ चुके हैं कि संयुक्त सेनापति नियुक्त करने पर पुरोहित को इंद्र की उपाधि दी गई थी, और ऐसा माना जाता था कि हमारा मुखिया है, महापितर है, और ये हमारी रक्षा करता है, बाहरी आक्रमणों से हमें बचाता है, और दूसरे इलाकों को जीत कर हमारे जो गांव हैं उनको धन धान्य से पूर्ण करता है, पशुओं से पूर्ण करता है। और तुम्हारी गृह पत्नी का क्या हाल है? आजकल तो अखाड़े में उसका पता नहीं चलता। चसक गए हो क्या पुरोधान? चसकने का सवाल ही क्या है? तुमने तो सुमेध जानबूझकर बुढ़ापे में तरुणी से प्रणय कर लिया है। 50 में बुढ़ापा नहीं आया, लेकिन 50 और 20 में कितना अंतर होता है? तो उसने उसी दिन इनकार कर दिया होता। उस दिन तो दाढ़ी मूंछ मुड़ाकर 18 वर्ष के बन गए थे, और उषा के माँ बाप की नजर 50 वर्ष पर नहीं, तुम्हारे पशुओं पर थी। तो पहले व्यक्ति की पहचान जो है उसके पास कितने पशु हैं उससे लगाई जाती थी। छोड़ो इस बात को पुरु, तुम तरुण लोग तो हमेशा। अच्छा छोड़ता हूं सुमेध, देखा बाजे बजने लगे हैं, यज्ञ आरंभ होगा, देर करा दोगे तुम और गाली सुनेगा बेचारा सुमेध। तो चलो उषा को भी साथ ले चलें। वह क्या अब तक घर पर ही बैठी होगी? और इस ऊन और तकले को तो लाओ, रख चलें, इसमें यज्ञ में बाधा नहीं पड़ने की। इसलिए तो उषा तुम्हें पसंद नहीं करती। मतलब यज्ञ में जाते वक्त भी वो अपना वो रेशमी जो तकला है उसको लेके जाएगा। पसंद तो करती है, किंतु तुम मंगलपुर के तरुण यदि पसंद करने दो तब ना। बात करते दोनों मित्र नगर के बाहर यज्ञ वेदी की ओर जा रहे थे। जिस तरुण तरुणी की पुरोधान से 4 आंखें होती वह मुस्कुरा उठता। पुरोधान उन्हें आंख का इशारा कर मुंह फेर लेता। सुमेध की नजरों ने एक बार एक तरुण को पकड़ लिया, फिर क्या था वह बड़बड़ाने लगा, मंगलपुर के कलंक हैं ये तरुण। मित्र मित्र नहीं, मुझको देखकर हंसते हैं, ये बदमाश है मित्र। तुम तो जानते ही हो इनकी बात को क्या लिए हो। मुझे तो मंगलपुर में भला मानुस कोई दिखलाई ही नहीं पड़ता। यज्ञ वेदी के पास विस्तृत मैदान था, जिसमें जहां तहां मंच और देवदारू के पत्तों वाले खंभों पर तोरण बंदरवार टंगे थे। ग्राम के बहुत से स्त्री पुरुष वेदी के आसपास जमा थे, किंतु अभी वे बड़ा जमावड़ा शाम से होने वाला था, जबकि सारे पुरुषजन के नर नारियों का भारी मेला मंगलपुर में लगेगा, और जिसमें स्वात नदी के दूसरे तट के मद्र भी शामिल होंगे। अब इससे आगे का जो जिक्र है वो आप देखिएगा। आपको याद होगा रेखा स्टारर एक फिल्म आई थी उत्सव, वसंत सेना को लेकर, वसंत उत्सव को लेकर। आगे का जो जिक्र है वो उससे हूबहू मिलता है। ध्यान से सुनिएगा। उषा ने दोनों जोड़ीदारों को आते देखा और फिर सुमेध के पास आकर उसके हाथ को अपने हाथों में ले तरुण तरुणियों का सा प्रेमाभ्यान अभिनय करते हुए बोली, प्रिय सुमेध, सवेरे से ढूंढती ढूंढती मर गई, तुम्हारा कहीं पता नहीं।
मैं क्या कहीं मर गया था? ऐसा मुझे मुंह से मत निकालो सुमेध। जीते जी मुझे विधवा ना बनाओ। विधवाओं को पूर्व में देवरों की कमी नहीं, और सद्भावों को क्या देवर विष लगते हैं? पुरुधान ने कहा। हाँ ठीक कहा पुरु, ये मुझको चराने आई है, सवेरे से ही घर से निकली है, ना जाने कितने घर न्योते बांटे होंगे, और शाम को एक कहेगा मेरे साथ नाच और दूसरा कहेगा मेरे साथ झगड़ा होगा, खून खराबी होगी, और इस स्त्री के लिए बदनाम होगा सुमेध। उषा ने हाथ को छोड़ आंखों और स्वर की भावभंगिमा को बदलते हुए कहा, तो उषा को तुम पिटारी में बंद करके रखना चाहते हो? जाओ तुम चूल्हे भाड़ में, मैं भी अपना रास्ता लेती हूँ। उषा ने एकांत पर पुरोधान को देख मुस्कुरा दिया और वह वेदी के इर्द की भीड़ में गायब हो गई। मतलब किस तरीके से नैन मटक्का चलता था स्त्री पुरुषों के बीच में। शादीशुदा होते हुए भी स्त्रियां जो हैं वो बाज नहीं आती थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से। साल में सिर्फ आज का ही दिन है जब स्वात की उपत्यका में पुराने इंद्र को बक्षु तट की भांति सबसे मोटे अश्व के मांस को खाने को मिलता है। घोड़े के लिए सारे जन में चुनाव होता है। मतलब जितने भी गांव के लोग आते हैं वो अपने अपने घोड़ों को लेकर आते हैं, और जिसका घोड़ा सबसे स्वस्थ और हट्टा कट्टा होता है उसी की बलि दी जाती है, और उसी का मांस जो है प्रसाद के तौर पर सब में बांटा जाता है। सुनिए, वैसे स्वात उपत्यका में घोड़ा नहीं खाया जाता, किंतु इंद्र की इस वार्षिक प्रथा में यज्ञ शेष को सभी भक्ति भाव से ग्रहण करते हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे नॉनवेज, जब नवरात्रे आते हैं तो आसपास की जितनी भी नॉनवेज की दुकानें हैं, खास तौर से मुसलमानों की, वो बंद करवा दी जाती हैं, लेकिन देवी के प्रसाद में जो बलि चढ़ती है, जो बकरा कटता है, मुर्गा कटता है, उसको प्रसाद के तौर पर पकाकर खाया जा सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही विवरण लग रहा है। जन के महापितर जिन्हें यहाँ जनपति कहा जाता है, आज अपने जन परिषद के साथ इंद्र को वह प्रिय बलि देने के लिए मौजूद हैं। जनपति को बलिदान का सारा विधि विधान याद है, वह सारे मंत्र याद हैं जिनसे स्तुति करते हुए वक्षु तटवासिनी इंद्र को बलि दिया करते थे। बाजे और मंत्र स्तुति के साथ अश्व के स्पर्श प्रोक्षण से लेकर आलंब विद इन ब्रैकेट मरने तक सारी क्रिया संपन्न हुई। मतलब उसको फूल माला चढ़ाते हैं, मंत्रोच्चारण होता है, तिलक लगाते हैं, और उसके बाद उसकी बलि दी जाती है, जैसे बकरों की बलि दी जाती है। फिर अश्व के चमड़े को अलग कर उसके शरीर के अवयवों को अलग अलग रख कितनों को कच्चा और कितने को बघार कर अग्नि में आहुति दी गई। यज्ञ शेष बढ़ते बढ़ते शाम हो आई, तब तक सारा मैदान नर नारियों से भर गया था। अभी सभी अपने सुंदरतम वस्त्रों और आभूषणों में थे। स्त्रियों के शरीर में रंग सूक्ष्म कंबल कामदार भिन्न भिन्न रंगों के कमरबंध बंधा हुआ था, जिसके भीतर सुंदर कंचुक था। कानों में अधिकांश के सोने के कुंडल थे। वसंत समाप्त हो रहा था। उपत्यका में बहुत तरह के फूल मानो आज के लिए ही फूले हुए थे। तरुण तरुणियों ने अपने लंबे केशों को उनसे खूब संवारा था, और आज इंद्रोत्सव में उन्हें स्वच्छंद प्रणय का पूरा अधिकार था। तो यहाँ इंद्रोत्सव लिखा है, और उत्सव फिल्म में उसे वसंतोत्सव कहा गया है, और हीरोइन का नाम भी वसंत सेना होता है। शाम को जब बनी ठनी उषा पुरोधान के हाथ को अपने हाथ में लिए घूम रही थी, तो सुमेध की नजर उस पर पड़ी। मतलब उषा का पति सुमेध देख रहा है कि वो अपने मुंह बोले देवर पुरोधान के साथ घूम रही है। उसने मुंह फेर लिया। क्या करता बेचारा, इंद्रोत्सव के दिन गुस्सा भी नहीं कर सकता था। पिछले ही साल इसके लिए जनपति से उसे फटकार पड़ी थी। आज सचमुच मधु शीर मिश्रित सोम विद इन ब्रैकेट भंग, हर जगह सोम को इन्होंने भांग लिखा है। तो सोम रस क्या है? वो भांग है जो ये लोग घोट घोट कर पीते हैं। सोम रस की नदियां बह रही थी। गांव गांव के लोगों की ओर से बछड़े या बेहड़ के स्वादिष्ट मांस और सोम रस के घट आकर रखे हुए थे। तो लगातार जो है वो गाय या बछड़े या घोड़े के मांस को खाने का जिक्र लगातार रहा है इस वोल्गा से गंगा में। अभिनव प्रणय में मस्त तरुण तरुणियों का हर जगह स्वागत था। वे मांस खंड मुंह में डालते, सोम का प्याला पीते, इच्छा होने पर बाजे जो बजते या हर वक्त बजने के लिए तैयार रहते थे उस पर नाचते, और फिर दूसरे ग्राम के स्वागत स्थान को चल देते। सारे जन की ओर से बड़े पैमाने पर तैयारी की गई थी। यहाँ का नाचने का अखाड़ा भी
बहुत बड़ा था। इंद्रोत्सव मुख्यतः तरुणों का त्योहार था। इस एक दिन रात के लिए तरुण सारे बंधनों से मुक्त हो जाते थे, मतलब 24 घंटे के लिए वो मुक्त रहते थे। स्वच्छंद तौर पर किसी के भी साथ सेक्स कर सकते थे। औरतें भी कर सकती थी, बेशक उनके पतियों को पसंद आए या ना आए। पति यदि स्त्रियों को रोकते थे तो उन्हें जो है वो महापितरों यानी कि गांव के मुखिया से डांट पड़ा करती थी। ये एपिसोड आपको कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। यदि आप लोगों ने रेखा स्टारर उत्सव फिल्म देखी हो तो उसका डिस्क्रिप्शन और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको क्या सिमिलैरिटी लग रही है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ अब मुझे आगे दीजिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में अगले भाग के साथ मैं फिर उपस्थित हो जाऊंगी। असहमतियों का भी स्वागत है। अब मुझे आगे दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।